हेलो दोस्तों, स्मार्ट वर्क ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारी ट्रेनिंग होने वाली है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। ये जो ट्रेनिंग डिज़ाइन की गई है ये मेक श्योर करती है कि ये कंप्लायंस है एज़ पर द अडोश रिक्वायरमेंट। जिनको अडोश के बारे में नहीं पता मैं उनको थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि अडोश का मतलब है अबू धाबी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। तो इसकी एक कोड ऑफ प्रैक्टिस है नंबर 2 जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में है और जो मैंडेटरी करती है कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो भी मस्ट बी प्रोवाइड होनी चाहिए वर्कर्स को और पहनी होनी चाहिए हर टाइम पे। दुबई में भी म्यूनसिपालिटी की काफ़ी टेक्निकल गाइडलाइंस हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, जैसे कि अबू धाबी में तो सिर्फ एक ही गाइडलाइन है, COP नंबर 2। लेकिन दुबई में एक ऐसा नहीं है। दुबई में क्या है कि हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट है, हेड प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट है और शूज़ प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट है। तो आगे जाके मैं इसके रेफरेंस दूंगा टेक्निकल गाइडलाइंस के भी और शायद COP 2 का भी, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कि PPE क्या होती है, आप सब जानते ही हैं। आप में से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं यूएई में, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आपकी जॉब है, तो शायद आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बंदे ने हेलमेट पहना हुआ है, एक एम्प्लॉयी ने, और उसने सेफ्टी ग्लासेस भी पहने हुए हैं और उसने ग्लव्स भी पहने हुए हैं। ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, ये पर्सन को प्रोटेक्ट करती हैं। ये साइट्स पे मैंडेटरी होती हैं। मतलब डिपेंड होता है आप कौन-सी साइट पे काम कर रहे हैं। जैसे कि जनरली आमतौर पर मोस्ट ऑफ द साइट्स पे सेफ्टी हेलमेट, ठीक है, और सेफ्टी शूज़ एंड सेफ्टी ग्लासेस पहनना प्लस यूनिफ़ॉर्म पहनना एज़ अ मैंडेटरी होता है। ये आपको पहनना ही पहनना है, चाहे आप काम कर रहे हों, चाहे आप ना कर रहे हों। तो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। और फिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों पहनना चाहिए? ये हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द हज़ार्ड्स। जो आपके हज़ार्ड्स हैं साइट पे, काफ़ी टाइप के हज़ार्ड्स होते हैं, केमिकल होते हैं, रेडियोलॉजिकल होते हैं, फिज़िकल होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, मैकेनिकल होते हैं। तो जहाँ जिससे आपको ये प्रोटेक्ट करती है। ये रिस्क को कम कर देती है इंजरी के। जैसे कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हेलमेट पहन रखा है, अभी बाय चांस के कुछ आपके सर पे गिर गया, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई स्टड गिर गया या कोई छोटा-सा स्टोन है, पत्थर है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो गिर जाएगा तो आपके हेलमेट को लगेगा, जिससे इम्पैक्ट कम हो जाएगा, ठीक है? फिर ये एज़ अ कंप्लायंस है, ये मेक श्योर करना है, ये ट्रेनिंग भी कि सभी एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग हो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में। ये रिक्वायरमेंट है ओडोश SF स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क के COP की भी और दुबई म्युनिसिपैलिटी रेगुलेशंस की भी। और लास्ट में मैं लास्टली आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। PPE पहनना सिर्फ सेफ्टी नहीं होती है, ये एक लास्ट कंट्रोल मेजर है। जैसा मैंने अभी पहले एग्जांपल दी थी कि कुछ आपके कोई स्टड फॉर एग्जांपल आपके सर से ऊपर गिर जाता है, तो ये मतलब नहीं है कि हमने हेलमेट पहना हुआ है और हम कहीं भी खड़े हो सकते हैं। फिर भी अगर कोई जहाँ पे पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ के गिरने की, ठीक है, जहाँ हम ऊपर हाइट पे काम कर रहे हैं, हमारा टूल्स, इक्विपमेंट, हम कुछ भी हमारे हाथ से गिर सकता है, तो हमें पहले उसको गिरने से रोकना है। एक हायरार्की होती है कंट्रोल मेजर में लेते समय, जो कि आपके हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव जो आपके पास हैं, जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे उसके बारे में। नहीं तो मैं अलग से उस पे वीडियो भी बनाऊँगा। तो लीगल फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अडोश COP 2, ठीक है, इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है कि ये सभी एम्प्लॉयर्स को पे एप्लीकेबल है। सभी जो ऑन साइट कोई भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको PPE पहनना ज़रूरी है। उसमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, क्या भई आपको प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट होनी चाहिए एंड आपका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ PPE, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। PPE ये बिना किसी कॉस्ट के एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड होनी चाहिए। एम्प्लॉयर आपसे इसका चार्ज नहीं ले सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, ठीक है? और ट्रेनिंग, वो पीपीज़ को यूज़ कैसे करना है, कुछ चीज़ें तो हैं बड़ी सिंपल है, हेलमेट है, ठीक है, सिंपली पहना जाता है, टाइट हो जाता है, और कुछ सेफ्टी ग्लासेस हैं, बड़े सिंपल हैं, शूज़ हैं, बहुत सिंपल हैं, बट इनको प्रॉपर तरीके से पहनना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इसलिए उसकी ट्रेनिंग ज़रूरी है। कुछ क्या करते हैं कि सेफ्टी हेलमेट में से हार्नेस निकाल लेंगे, हार्नेस निकाल के उसका जो फ्रंट कैप रहता है, उसको
बैक साइड कर देते हैं, जस्ट एज अ फैशनेबल स्टाइल के चक्कर में, जहाँ किसी को पसंद नहीं है, ठीक है? और जहाँ कोई अपना सेफ्टी शूज़ को इस तरह से उसके लेस बाँध लेते हैं, जो उसके फीते होते हैं, इस तरीके से बाँधते हैं कि उनको दोबारा खोलने या दोबारा उसको टाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो शू थोड़ा लूज़ रखते हैं, जिसकी वज़ह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। इसीलिए भी ये ट्रेनिंग मैंडेटरी है कि उसको करेक्टली यूज़ कैसे करना है। और दुबई म्युनिसिपैलिटी की भी गाइडलाइंस हैं, ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे रखे हैं कि कौन-कौन सी गाइडलाइंस हैं। आप अगर एज़ अ एचएससी एक्सपर्ट हैं अपनी साइट के, अगर और आपको अगर नहीं पता कि कौन-सी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से लेनी है, ये दुबई म्युनिसिपैलिटी की गाइडलाइन है। आप अगर ये जो रेफरेंस नंबर है सर्च मारोगे तो आपको वो प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाएगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप पीपी ले रहे हैं तो ये गाइडलाइंस वो फॉलो हो रही हैं। ये हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स है। फिलहाल मैं आपको जस्ट सिर्फ बेसिक बताऊंगा इसके बारे में। फुल डिटेल में जैसा मैंने कहा कि हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो जो हम कंट्रोल्स लेते हैं किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी हजार्ड के अगेंस्ट, वो कैसे शुरू होता है? पहले तो हम ट्राई करते हैं कि हम उस खतरे को एलिमिनेट कर दें बाय फिजिकली रिमूव द हजार्ड। दूसरा कि हम उस खतरे को रिप्लेस कर दें कम खतरे के साथ, जहाँ जो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है उसके साथ, ठीक है? तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल होता है कि हम उस खतरे को आइसोलेट कर दें। जैसा कि आपने साइट्स पे देखा होगा, कहीं बैरिकेशन लगे हुए हैं, वार्निंग टेप्स लगी हुई हैं, ठीक है? आइसोलेट किया हुआ है, सेपरेट वॉकवे बना हुआ है, गाड़ियों के आने जाने के लिए सेपरेट एरिया बना हुआ है। तो वो क्या किया है, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स ले रखे हैं, उसको सेपरेट कर रखा है, hazard को एंड पीपल को। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ये आज आप जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये एक एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ठीक है? फिर एडिशनली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाते हैं, पॉलिसीज हो गई, प्रोसीजर्स हो गए जो बने होते हैं, जो जैसे कि आपकी कंपनी में पीपीई पॉलिसी होगी या और भी बहुत सारी पॉलिसीज होंगी, तो वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होते हैं। और लास्ट में जैसा कहा कि पीपीई के इन केस अगर ऊपर में से जितने भी हमने कंट्रोल मेजर लिए हैं, 1 2 3 4 में से अगर कोई भी या सब फेल हो जाते हैं तो लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो हमें बचा लेगी। नेक्स्ट है जनरल पीपी रिक्वायरमेंट्स, दोनों जो डोश की हैं और दुबई म्युनिसिपैलिटी की हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि हमें हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करनी होती है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें एक उसकी एक रिस्क असेसमेंट होती है। अगर आप एचएससी एक्सपर्ट हैं तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है। और बट अगर आप एज एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको अपने एचएससी से बात करनी होगी। उनसे आप पूछिए कि जी हमारी जो एक्टिविटी है उसकी रिस्क असेसमेंट कहाँ पे है, ठीक है? तो वो आपको रिस्क असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो रिस्क असेसमेंट एक्सप्लेन करती है कि कौन से टाइप की पीपीई चाहिए। तो वहां से हमें पता चलता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हम ठीक है जी हमने कोई एक्टिविटी सेलेक्ट कर ली, उसमें हमें पता चला कि हाँ जी तो हमें तो हाइट पे काम करना पड़ेगा, तो दैट मीन्स सेफ्टी बेल्ट चाहिए, है ना? जहाँ हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें जहाँ तो ब्रीथिंग अपैरेटस डिपेंड्स अगेन कि उसमें और क्या क्या हजार्ड्स हैं, जहाँ गैस मास्क ऐसा कुछ भी चाहिए होगा। फिर उसके बाद प्रॉपर फिट टेस्ट, ये जनरली कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटीज़ में मोस्टली होता है, जहाँ पे आप कन्फाइंड स्पेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ब्रीथिंग अपैरेटस पहन के। तो ये मेक श्योर करने के लिए कि जो उसका हुड है वो आपके फेस पे प्रॉपरली फिट हो जाए, तो उसके लिए फेस फिट टेस्टिंग होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली हिसाब से वो हुड बनाया जाता है ताकि आपको प्रॉपर फिट आ जाए, कहीं से भी गैस के आपके फेस के जहाँ आप मतलब इनहेल करने की या गैस को सांस से अंदर ले जाने का कोई भी पॉसिबिलिटी ना रहे। तो ये सब होने के बाद सबको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? तो उस वो ट्रेनिंग किस में मतलब एम्प्लॉयज़ को किस में ट्रेंड होना चाहिए, ये अगर आप एचएससी एक्सपर्ट हैं अगेन आपके लिए है ये वाली बात कि रिस्क ऑन पीपी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। उनको एक्सप्लेन करना है कि वो पीपी पहन रहे हैं और किस पर्पस के लिए पहन रहे हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि यूएई में बहुत गर्मी होती है और हमें पीपी पहनने में थोड़ा झिझक होती है, बट ये एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आप कुछ टाइम पे पहनोगे तो उसके बाद ये हैबिट हो जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोविड रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्टिंग में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मास्क पहनने के लिए। बट धीरे-धीरे गवर्नमेंट ने अच्छे इनिशिएटिव लिए, लोगों को अच्छे से समझाया, तो सबने पहनना शुरू कर दिया। उसके बाद ऐसी हैबिट हो गई कि बिना मास्क के हमें अच्छा नहीं लगता था। होप मोस्टली आप ऐसे ही आपने फ़ील किया होगा, ठीक है? फिर लिमिटेशन ऑफ पीपी के भी बारे में भी बताना है कि इसकी क्या लिमिट है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ग्लव्स दे दिया, हाँ जी, ग्लव्स पहन लिया, उसके बाद इसकी लिमिट क्या है? जी, ये ग्लव्स कट रेजिस्टेंट नहीं है, ये ग्लव्स केमिकल रेजिस्टेंट नहीं है। तो वो सब लिमिट्स आपको एक्सप्लेन करनी होंगी एज़ अ सेफ्टी एक्सपर्ट्स को, और एज़ अ वर्कर आपको वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? और व्हेन एंड वेयर टू वियर, कि कब पहनना है और कहाँ पे पहनना है। ओके, हाउ बिल्कुल सही तरीके से कैसे पहनना है, कैसे उतारना है, उसको एडजस्ट कैसे करना है, ओके? और उसकी बाद में केयर कैसे करनी है, क्लीनिंग या मेंटेनेंस अगर उसके लिए कोई चाहिए, तो वो कैसे करनी है, जहाँ उसको अगर डिस्पोज़ल करना है, तो वो कैसे करना है। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर, कि आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपने डेली रूटीन इंस्पेक्शन में कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई किया, डिफेक्ट आपको लगा कि हाँ जी, इसमें तो ये प्रॉब्लम है, ये खराब हो गया, गंदा हो गया, फट गया, जहाँ इसका ग्रिप उतना नहीं रहा, जहाँ इसकी कट रेजिस्टेंस लेवल उतनी नहीं रही, ठीक है? तो वो सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है, और उसकी रिपोर्टिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कैसे करना है। फिर करेक्ट स्टोरेज, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहता है मोस्टली साइट पे, करेक्ट स्टोर कैसे करके रखना है उसको। पीपीज़ को हर जगह इधर-उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? इसको हमेशा एक अच्छी जगह पे प्रॉपर स्टोर करके रखना चाहिए। फिर जब भी आप नेक्स्ट यूज़ करो, रीयूज़ करो उसको, पीपी को, उसको उसकी इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमारे पास मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस उसकी बहुत एसेंशियल होती है, ठीक है? स्टोरेज फॉर जब तक उसका लाइफ स्पैन है, तो उस हिसाब से स्टोर करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो एम्प्लॉइज़ को मतलब इनकरेज करना चाहिए कि अगर पीपीईज़ में कोई भी प्रॉब्लम है, या सूटेबल नहीं है, तो आपको रिपोर्ट करना है उस मैटर को। अगर आप रिपोर्ट करोगे तभी पता चलेगा, अगर आप रिपोर्ट नहीं करोगे, तो कुछ नहीं पता चलेगा। ये हैंड प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं दुबई म्यूनसिपालिटी की। तो इसमें ये कौन-कौन सी हज़ार्ड्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं, जैसे कट हो गया, अब्रेशन हो गया, पंक्चर हो गया, केमिकल बर्न हो गया, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक हो गया। ये कुछ ऐसे हज़ार्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट ये पीपी या ग्लव्स जो आप पहनते हैं, वे उनको प्रिवेंट करते हैं। तो काफ़ी टाइप्स के ग्लव्स रहते हैं। ये आपको, अगर आप एचएससी एक्सपर्ट हैं, तो डेफ़िनिटली आपके लिए ये बहुत नॉलेजेबल बात है। अगर आप वर्कर्स हैं, तो आपको इसके बारे में उतना नॉलेज रहेगी तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं भी आप इतना याद रख सकते हो, तो इट्स ओके, बिकॉज़ ये मेनली एचएससी एक्सपर्ट्स को आपके लिए करेक्ट सूटेबल ग्लव्स लेके आना है। तो वो डेफ़िनिटली वो ट्रायल होता है, तो सभी के पास आता है चेकअप के लिए, और उसके बाद आप सब जब उसको ग्रीन लाइन देते हो, ग्रीन सिग्नल देते हो, तभी वो ग्लव्स परचेज़ किया जाता है, ठीक है? तो एक जो और केमिकल रेजिस्टेंट के लिए जो ग्लव्स होते हैं, जो नियोप्रीन हो गया, नाइट्रिल हो गया, पीवीसी हो गया, और रबर रबर ग्लव्स होते हैं। अगेन डिपेंड्स है कि कौन से टाइप का केमिकल आप हैंडल कर रहे हो, या उसके साथ काम कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और उसके हिसाब से ग्लव्स सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे नाइट्रिल आपने नॉर्मली देखा होगा, मेडिकल लाइन्स में भी डॉक्टर कुछ भी करने से पहले ना वो जनरली पहन लेते हैं ग्लव्स। ये बहुत सिंपल से और बेसिक ग्लव्स होते हैं। फिर उसके बाद कट अब्रेशन रेसिस्टेंट, तो कट रेसिस्टेंट ग्लव्स, आप एज एचएससी एक्सपर्ट हैं, तो आपको कट लेवल्स का पता होगा, लेवल 1 2 3 4 5, ठीक है? और वो किसके कौन से लेवल में कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किसका कितना रेसिस्टेंस रहता है, उसके बारे में मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे भी। बट नॉर्मली कट रेसिस्टेंट ग्लव्स कौन से होते हैं? एक लेदर होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं। फिर थर्मल ग्लव्स होते हैं, इंसुलेटर ग्लव्स। ये बहुत ज़्यादा जहाँ पे भट्ठियाँ होती हैं, लोहा पिघलाने वाली, जहाँ एल्युमिनियम पिघलाने वाली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हीट दी जाती है, मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे ये ग्लव्स यूज़ होते हैं। जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल ग्लव्स भी होते हैं, वो रबर इंसुलेटेड ग्लव्स होते हैं, ठीक है? उस पे वोल्टेज का मार्क रहता है, उससे आपको पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग ग्लव्स हैं। फिर जनरल पर्पस के लिए आपने काफ़ी देखा होगा, कॉटन,
जनरली ब्लू टाइप के बहुत चलते हैं मार्केट में, उसके ऊपर डॉटेड सा रहता है, ठीक है? वो जनरल कैटेगरी होती है कि आपको छोटा-मोटा जहाँ पे कट का उतना रिस्क नहीं है, केमिकल का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो पहने जाते हैं। सिलेक्ट कैसे करना है ग्लव्स? ये रिक्वायरमेंट है दुबई म्युनिसिपैलिटी की गाइडलाइन की कि उसको मैच करना है उसके स्पेसिफिक हज़ार्ड के साथ, ठीक है? जैसे में हमने पहले बात की है कि कौन-सा हज़ार्ड है और उसके लिए कौन-सा सूटेबल ग्लव्स है। तो उसकी डेक्स्टर्टी एंड ट्रैक्टाइल सेंसिटिविटी वो सब आपको चेक करना है। ग्रिप रिक्वायरमेंट चेक करनी है। कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जैसे कि आप इम्पैक्ट रेसिस्टेंट ग्लव्स देखोगे ना, तो उसमें ग्रिप की प्रॉब्लम आ जाती है। और कुछ ब्रांड्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ब्रांड्स जैसे कि आप बहुत कोई सस्ता वाला देसी वाला देखोगे तो उसमें क्या है, वो नॉर्मल भी पहन लोगे ना तो स्टार्टिंग में बड़ा हार्ड होता है आपकी फिंगर्स को मतलब ग्रिप बनाना। तो जो कि सब चीज़ें कंसीडर करनी है सेलेक्ट करने से पहले। ग्लव्स की लेंथ, इसकी लेंथ क्या है, ठीक है? अपना इसका साइज़ क्या है, ग्लव्स के साइजेस होते हैं 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। आप अगर एचएससी एक्सपर्ट हैं तो आपको कभी कंप्लेन आई होगी कि जी हमारे तो ग्लव्स बहुत टाइट हैं, कोई बोलता है जी हमारे तो बहुत लूज़ हैं। तो इसमें अलग अलग साइजेस होते हैं, तो आप उसके हिसाब से साइज़ छोटा बड़ा ऑर्डर कर सकते हो। कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है? यूरोपियन नेशनल का है, आईएसओ का स्टैंडर्ड है, एएनएसआई स्टैंडर्ड है, एएसटीएम स्टैंडर्ड है। तो ये स्टैंडर्ड्स को मेक श्योर करना चाहिए जब आप पीपी सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर, कि उनके पास अप्रूवल है। इंडिविजुअल इश्यूएंस और रेगुलर इंस्पेक्शन फॉर डिफेक्ट्स, ये सब कैसे करना है, ओके? फिर उसके बाद है कि एलर्जी अवेयरनेस। कुछ ग्लव्स ऐसे होते हैं जिससे ना एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसके जैसे उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर किसी को ऐसी एलर्जी है तो सेम आपको एचएससी को रिपोर्ट करना चाहिए ताकि आपको वो दूसरे टाइप्स के ग्लव्स प्रोवाइड कर सके। फिर आई एंड फेस प्रोटेक्शन, ये भी दुबई म्यूनिसिपालिटी की रिक्वायरमेंट है। नीचे ये मैंने स्टैंडर्ड रेफरेंस दे रखा है, DMHSD GU 59 PP EEF-P2, ये उसका गाइडलाइन का रेफरेंस है। आप इसको कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपको गाइडलाइन मिल जाएगी, ओके? तो जब आई एंड फेस प्रोटेक्ट करते हैं डेफिनेटली अगेन कि ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है, इम्पैक्ट हो गया, कोई फाइन फ्लाइंग पार्टिकल्स है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जहाँ इवन दो मैन्युफैक्चरिंग में भी मैंने काफ़ी देखा है फ्लाइंग पार्टिकल्स का की पॉसिबिलिटी या उसका रिस्क ना, वो हर जगह रहता है, ये हज़ार्ड हर जगह है। डस्ट है, केमिकल अगर कोई स्प्लैश हो जाता है, मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल इवन दो वो बहुत हाई डिग्री पे पिघला होता है, बट फिर भी उसके अगेंस्ट आपकी बहुत हद तक वो प्रोटेक्ट कर सकता है अगर आप राइट टाइप ऑफ सेफ्टी ग्लास पहने हुए हो। तो ऑप्टिकल रेडिएशंस अगर कोई है तो उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है? फिर इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स, आर्क फ्लैशेस एटसेट्रा, उनके भी अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स होते हैं आई प्रोटेक्शन? सेफ्टी ग्लास होते हैं, ठीक है? उसमें इम्पैक्ट प्रोटेक्शन होते हैं और वो शील्ड लगी होती है। गॉगल्स होते हैं, ठीक है? वो बिल्कुल जो आंखों के बिल्कुल टाइटली फिट होते हैं उनको गॉगल्स बोल देते हैं नॉर्मली, बट सेफ्टी ग्लासेस मोस्टली कॉमनली यूज होते हैं। फेस शील्ड हो जाती है, जैसे आपने वेल्डर को देखा होगा फेस शील्ड के साथ काम करते हुए। मेनली ये जो फेस शील्ड है, आपने उनको वेल्डर्स को जब हॉट वर्क करने वाले जितने भी लोग हैं, ग्राइंडर ऑपरेटर हो गया, वेल्डर हो गया, गैस कटर हो गया, तो वो ये फेस शील्ड या वेल्डिंग हेलमेट, ये सब चीज़ें ये पीपीज पहनते हैं इन दोनों में से, ठीक है? सिलेक्ट कैसे करना है? सेम है, सिमिलर मेथड है। आपको हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना है एंड रिस्क असेसमेंट करनी है। कंपैटिबिलिटी देखनी है, ठीक है? कि अगर आपको ऑलरेडी आप कुछ पहले से ही पीपी पहन रखी है प्लस साथ में एडिशनली ये पहनोगे तो कंपैटिबल है या नहीं है, मतलब ईजी है, पॉसिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी जब आप ये जो वेल्डिंग हुड देख रहे हो, ठीक है, आपने हेलमेट भी पहना हुआ है और वो मैंडेटरी भी है साइड पे, उसके बिना आप काम भी नहीं कर सकते। तो अगर ऊपर से आपने ये वाला
परचेज़ कर लिया तो आपके लिए ये वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हेड प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है, ये मेनली फेस प्रोटेक्शन के लिए है। तो आपको फिर ऐसा हुड लेना पड़ेगा जो आपके हेलमेट को कनेक्ट हो जाए। ओके, फिर सेम है कि वो एडेक्वेट प्रोटेक्शन देना चाहिए, जो मतलब जो रिक्वायर्ड है उससे, और जो प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, उम्मीद है कि हमें ये प्रोटेक्शन मिलेगी, वो हमें उससे वो कंसीडर करना चाहिए, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो कंप्लायंस होनी चाहिए। ठीक है, फिर केयर मेंटेनेंस डेफिनेटली, ये सब इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि केयर एंड मेंटेनेंस, इसको आप कहीं भी नहीं फेंक सकते। एक भी थोड़े से भी स्क्रैच आ गए ना, तो आपको दिखने में अनकंफर्टेबिलिटी हो जाएगी, आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो आपको वो चश्मे बुरे लगने शुरू हो जाएंगे, फिर आप वो पहनना बंद कर दोगे। ठीक है, मोस्टली इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में साइट्स पे, तो के बहुत सारे लोग हेलमेट्स को चश्मे को ना हेलमेट के अंदर रख लेते हैं ऊपर, जिससे क्या धीरे धीरे उस पर स्क्रैच आ जाते हैं, और उसके बाद वो फेंक देते हैं, जो कि हमें एक प्रॉपर वे है, जैसे आप अपना पर्सनल चश्मा अच्छे से संभाल के रखते हो, ये इस सेफ्टी ग्लास को भी आपको वैसे ही अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। हियरिंग प्रोटेक्शन का ये साथ में ऑलरेडी दिया हुआ है रेफरेंस गाइडलाइन, जो दुबई म्यूनिसिपालिटी की है अगेन। तो हजार्ड्स क्या है, ये किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं हमें? एक्सेसिव नॉइज लेवल पे, जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा होता है मैन्युफैक्चरिंग में, या कहीं पे भी जब ग्राइंडिंग चल रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे शोर शराबा होगा, ये उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। ये हमें जनरली इसकी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिलेगी आपको साइड पे। क्यों? क्योंकि इसका इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा नॉइज़ को एक्सपोज़ करते रहोगे, मतलब में बहुत ज़्यादा शोर-शराबे में रहोगे। अगर आप सेफ्टी फर्स्ट डे आपका बॉडी को फ़ील होगा, तो आपको मतलब अनकंफर्टेबिलिटी फ़ील होगी, ठीक है? अगर आप फिर भी इग्नोर करते गए, धीरे-धीरे क्या है, आपको आदत पड़ जाएगी, आपको उसके बिना काम करने की। और जब आप काफ़ी एज तक चले जाओगे, अगर आप 50-60 प्लस क्रॉस करते हैं, तब आपको क्या होगा, आपको सुनना कम शुरू होगा। हो सकता है उससे पहले भी हो सकता है, बट उस एज में जाके तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको आपकी हियरिंग जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, तो रिक्वायरमेंट क्या है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, कि अगर आप 85 डेसिबल के नॉइजी एरिया में काम कर रहे हो 8 घंटे के लिए, तो ये हियरिंग प्रोटेक्शन मैंडेटरी है, लाजमी है। 85 डेसिबल कैसे पता करना है? हमारा एक नॉइज मीटर होता है, जो कि आपके एचएससी एक्सपर्ट के पास होगा। वो नॉइज मीटर से पता चल जाता है कि ये कितने यहाँ पे कितना नॉइज लेवल है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है लोअर एक्सपोजर टाइम की, कि अगर नॉइज शोर शराबा और भी ज़्यादा है, तो जैसे कि 100 डेसिबल हो गया, तो सिर्फ 2 घंटे के लिए ही काम नॉर्मली किया जा सकता है। इसमें कौन-कौन से टाइप के माफ़ कीजिएगा, मैंने अभी नोट किया, ये फ़ोटो मैंने दूसरी लगा दी यहाँ पे। तो इसमें ईयर प्लग्स होते हैं, जो डिस्पोजेबल और रीयूज़ होते हैं। ईयर प्लग जो आप कान के बिल्कुल छोटे-छोटे नहीं होते, जो आप बिल्कुल उसके अंदर तक कानों के अंदर तक चले जाते हैं, आपके जो ईयर कैनल है, उसके अंदर, तो ईयर प्लग होते हैं। फिर ईयर मफ़ भी होते हैं, वो जो हेडफ़ोन्स की तरह। वो हेडफ़ोन नहीं होते हैं, वो ईयर मफ़ होते हैं। वो अच्छे से मतलब प्रोटेक्शन देते हैं, बहुत बढ़िया रहते हैं वो। ठीक है, सिलेक्ट कैसे करना है इसको? सेम है, आपको सबसे पहले नॉइज़ लेवल पता करना पड़ेगा जी, नॉइज़ लेवल कितना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी उसकी सेम साइज़ का या स्टैंडर्ड का या अटेन्युएशन का आपको ईयर प्लग सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको मेक श्योर करना है कि वो प्रॉपर फिट हो, छोटा बड़ा ना हो, साइज़ प्रॉपर साइज़ हो, ठीक है? पहनने में कंफर्टेबल हो, और दूसरे पीपीज़ के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि सेफ्टी जैसे कि ईयर मफ हो गया, जैसा मैंने कहा कि वो हेडफोन की तरह होता है जी। और फिर इसको यूज़ कैसे करना है, सेम अगेन वो ट्रेनिंग का पार्ट है, कि आपको उसमें जो ईयर प्लग हैं उनको मेक श्योर करना है कि अपने साफ हाथों से, और वो भी बिल्कुल साफ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने मिट्टी से उठाए हुए हैं, जहाँ उसमें ऑलरेडी मिट्टी लगी हुई है, वो बिल्कुल साफ होने चाहिए। उनको एक सिंपल सा जो वे होता है कि वो बड़े सॉफ्ट से रहते हैं, उनको एक बार प्रेस करोगे ना और अपने ईयर्स में डाल लोगे,
तो बड़ा ईज़ी हो जाता है अपना उसको इंसर्ट करना। और जो ईयर मफ़ हैं, उसको मेक श्योर करना है कि वो आपके कानों के बिल्कुल प्रॉपर्ली सील्ड हैं, प्रॉपर फिट हो चुके हैं। सिर्फ़ शो ऑफ के लिए नहीं पहनना है, आपको अगर उसको पहनना है तो डेफ़िनिटली अगर वो रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको अच्छे से प्रॉपर्ली पहनना चाहिए। नेक्स्टली है फूड प्रोटेक्शन। आप सब ने सेफ्टी शूज़ ऑलरेडी आप पहनते होंगे मोस्टली। तो कौन-कौन से हज़ार्ड्स के अगेंस्ट हमें सेफ्टी शूज़ प्रोटेक्ट करते हैं? जैसे कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो गया, क्रशिंग हो गया, पंक्चर, केमिकल स्पिल्स, इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स, स्लिप्स, जहाँ एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर है, उस सिचुएशन में ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ये कौन-कौन से टाइप के होते हैं? जो स्टील टूई बूट होते हैं, ठीक है? जो इम्पैक्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि फ्रंट पे आपके फिंगर्स जो फुट की जो फिंगर्स हैं, पाँव की जो फिंगर हैं, उसके ऊपर स्टील टो लगी रहती है, ठीक है? उसके बाद मेटारसल गार्ड्स होते हैं, ठीक है? प्रोटेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द फुट। जो फुट के टॉप पे रहता है ना, वो किसी-किसी थोड़ा-सा ना बड़े अ, हाई क्वालिटी या हाई स्टैंडर्ड के रहते हैं, उसके ऊपर बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन लगी रहती है। जो नॉर्मल जो सस्ते वाले आप शूज़ देखोगे, तो उन पे ये प्रोटेक्शन नहीं होती है। उसके ऊपर अगर कुछ गिर गया, फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई आपके वुडन प्लैंक, जो लकड़ी का कुछ टिम्बर है या लकड़ी का कोई भी साइड पे चीज़ है और उसके अंदर नेल है, मेखें, कीलें वगैरह लगी हुई हैं और वो अगर आपके पाँव के ऊपर गिर गया, तो कील क्या है, वो पाँव के अंदर लग जाती है। अगर वो स्टील टो पे गिरेगी तो डेफ़िनिटली उसपे कुछ नहीं होगा, बट जो दूसरे कुछ हाई क्वालिटी के शूज़ होते हैं, उसमें वो कील का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें वो प्रोटेक्शन लेवल होता है। पंक्चर रेसिस्टेंट होते हैं, इसके सोल में स्टील प्लेट रहती है। आप सबको पता होगा, ठीक है? तो वो किसी भी उसमें अगर पाँव रखे हुए कोई शार्प जैसे कील हो गया या कोई भी ऐसी प्रोट्रूडिंग चीज़ है, बाहर को निकली हुई कोई भी तीखी चीज़ है, उसके ऊपर अगर पाँव रखा जाएगा तो ये प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करते हैं, इनमें रबर रहती है, ठीक है? तो आपको अर्थिंग में हेल्प करेंगे। स्लिप रेसिस्टेंट रहते हैं, इसमें ग्रिप काफ़ी रहता है, इसमें अलग-अलग सोल्स होती हैं, जैसे कि पीयू सोल्स होगी और नाइट्रिल सोल होगी। पीयू सोल है, वो इतनी प्रोटेक्शन नहीं देती है जितनी कि नाइट्रिल सोल, तो इसलिए नाइट्रिल सोल वाले शूज़ वो हमेशा महँगे मिलते हैं। मैं आपको नाइट्रिल सोल वाला शू ही रिकमेंड करूँगा अगर आप के एरिया में अगर आपका ऑयली या ग्रीसी एरिया है, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप नाइट्रिल सोल वाले ही शूज़ खरीदो या यूज़ करो अपनी कंपनी में। सिलेक्शन क्राइटेरिया सेम है, रिस्क असेसमेंट करनी है, प्रॉपर फिट, आपको साइज़ का पता ही होता है, मोस्टली इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? थोड़े से प्रॉब्लम ऐसे आती है कि कुछ शूज़ यूके स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चर होते हैं, और उसमें थोड़ा साइज़ का डिफरेंस आ जाता है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है वो, ठीक है? और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कन्फर्म करने चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी कंपनी या मैन्युफैक्चरर जो सेफ्टी शूज़ बना रहा है, वो कंप्लाई कर रहा है किसी न किसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। आईएसओ स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड चलते हैं, तो आईएसओ स्टैंडर्ड को अगर कोई कंप्लायंस है तो वो सबसे बेस्ट है। यूरोपियन नेशंस की भी काफ़ी एक्सेप्टेंस है, और यो इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि किसी भी टाइप के वेयर एंड टियर को वो बियर कर सकें। अगर कुछ छोटा-मोटा उसके पाँव पे लग गया तो एटलीस्ट वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और उसको खुद शूज़ भी सहन कर सके। ऐसा नहीं है कि जस्ट एक बार कुछ गिरा और ये खत्म हो गया, ठीक है? फिर इसको क्लीन रखना है, हमेशा डैमेज आपको इंस्पेक्शन करनी है कि इसमें कोई डैमेज नहीं है और इसका सोल्स वगैरह प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, फिटेड है, और इसमें कोई पर्सनल हाइजीन भी आपको मेंटेन करके रखना होता है। जनरली इसको आप देखोगे तो कभी भी मोस्टली कोई भी शूज़ को वॉश नहीं करता है। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट वंस अ मंथ अपने सेफ्टी शूज़ को पक्का वॉश करो, ठीक है? या वंस अ क्वार्टर एटलीस्ट, ताकि आपके फुट को कोई प्रॉब्लम ना आए। नहीं तो आपके फिंगर्स में धीरे-धीरे क्या होगा, आपके फिंगर्स जो पाँव के फिंगर्स हैं, उनके अंदर आपको स्वेटिंग की वजह से एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। उस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि उसको कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। जी, तो अदर भी कुछ पीपी जो होती हैं, ये जो हमने बात की है ये एज़ अ मिनिमम पीपी
मोस्टली रिक्वायर्ड होती हैं काफ़ी साइट्स पे, ठीक है? और ये कुछ और भी एडिशनल पीपीज़ हैं, जैसे कि हाई विजिबिलिटी वेस्ट हो गई,